आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है भौआ जेठ जी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ था। तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री राकेश शर्मा जी ने कहा था, हेमंत जी, 1 से 7 मार्च तक यह आयोजन होना है। कई देशों के पार्टिसिपेंट्स आएंगे। उनके सम्मुख उत्तराखंडी संस्कृति का प्रदर्शन भी होना है। आप और प्रोफेसर पुरोहित आ जाएं और इस कार्यक्रम का संचालन करें। मैं 1 मार्च की सुबह स्वर्गाश्रम ऋषिकेश पहुंच गया। दोपहर तक प्रोफेसर DR पुरोहित सर भी आ गए थे। सुबह से शाम तक बहुत ही अच्छा वातावरण हमें मिलता रहा। श्रद्धेय मुनि जी महाराज ने एक कॉटेज में हम दोनों के रहने की व्यवस्था करवा दी थी। दिन भर के विविध कार्यक्रम और संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए आश्रम के ऋषि कुमार भी आते और देश विदेश के पार्टिसिपेंट्स बहुत बड़ी संख्या में जमा हो जाते। उन्हें यहाँ की संस्कृति के विषय में बताना होता था। रात्रि में कार्यक्रम के बाद जब प्रोफेसर पुरोहित और मैं अपने कॉटेज वापस आते तो प्रोफेसर साहब बहुत ही रोचक किस्से सुनाया करते थे और मैं कई किस्सों को नोट कर लिया करता था। उस दिन का किस्सा याद करता हूँ तो आज भी हंसी छूट पड़ती है। उन्होंने कहा था कि हम गांव के लोग बहुत ही इनोसेंट होते हैं। बुद्धिमान होने के बावजूद संकोच के कारण कभी कभी हम बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि खासकर ये बात गाँव के लिए लागू होती है। उत्तराखंड के किसी भी गांव की यदि आप कहानी उठा लें, भले ही पात्र और गांवों के नाम अलग हों, लेकिन कथानक लगभग सभी जगह के एक जैसे होते हैं। फिर उन्होंने एक गांव की कहानी प्रारंभ की। एक गांव में एक बच्चा था। पढ़ने में तो सामान्य से बहुत कम था, लेकिन सामाजिकता में बहुत ही आगे, सेवा में हमेशा तत्पर। गांव की कोई भी चाची, ताई, भाभी जंगल से आती तो वो बच्चा रास्ते से ही उनके गट्ठर थाम लेता और उनके घरों तक पहुंचा देता। चाचियों, ताइयों और भाभियों में वो बच्चा बहुत ही लोकप्रिय था और उसका नाम था भौआ। भौआ से छोटे भाई पढ़ लिख कर नौकरी में चले गए। भौआ भौआ ही बने रहे। भौआ से छोटे छोटों की शादियां हो गई, उनके घर बस गए, उनके बच्चे हो गए, लेकिन भौआ भौआ ही बनकर रह गए। उन्होंने शादी नहीं की, माता पिता की सेवा करते रहे, भाइयों के बच्चों को पढ़ाते लिखाते और गांव में सबकी मदद करते थे। अब गांव में छोटों के वो भौआदा हुए, बड़ों के भौआ, यहाँ तक कि गांव की बहुएं भी उनसे काफी घुली मिली ठहरी। गांव की बहुओं के वो भौआ जेठ जी ठहरे। गांव में कोई भी काम होता, भौआ जेठ जी बड़ी मदद करते। प्रातः उठकर पूजा पाठ करते, स्नान ध्यान करते, चंदन पिठियां करते, फिर गांव में सभी की मदद के लिए निकल पड़ते। गांव की बहुएं तो उन्हें अपने भाई जैसा मानती थी। कोई भी मुश्किल आती, भौआ जेठ जी से राय ली जाती। यहाँ तक कि पूर्णमासी और एकादशी की तिथियां भी वही बताते थे बहुओं को। उस दिन गांव में एक भैंस की कटिया पड़ोसी के घर गई और एक डौकौ अर्थात लकड़ी का एक ऐसा पात्र जिसका नीचे का हिस्सा बड़ा होता है लेकिन मुंह बहुत ही छोटा होता है, उस कटिया ने उस पात्र में यानी डौकौ में अपना मुंह डाल दिया। धीरे धीरे पूरा सर डौकौ में घुस गया। घुस तो गया लेकिन निकला नहीं। अब
कटिया उस डौंकव को सिर में लेकर इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ने भागने लगी। लाख जतन कर लिए लोगों ने, लेकिन डौंकव को नहीं निकाल सके। कटिया की मालकिन बहू और डौंकव की मालकिन बहू दोनों भौवा जेठ जी के घर पहुंच गए और रोते हुए वहां पर बोले कि जेठ जी, अनर्थ हो गया। एक बोली, मेरी कटिया की गर्दन डौंकव से नहीं निकल पा रही है, डौंकव में फंस गई। दूसरी बोली कि ये डौंकव मेरे मायके से आया था, मुझे बहुत प्यारा था, अब मैं क्या करूं। जेठ जी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी डौंकव से कटिया का सर नहीं निकल पाया। अब भौवा जेठ जी एक स्थान पर बैठकर सोच रहे हैं और गांव की बहुएं बहुत ही विश्वास के साथ भौवा जेठ जी को निहार रही हैं। भौवा जेठ जी सोचने की मुद्रा में हैं और गांव की बहुएं निश्चित रूप से विश्वास में हैं और कह रही हैं कि भौवा जेठ जी कोई न कोई युक्ति निकाल ही लेंगे। तभी भौवा जेठ जी ने कटिया के एक पांव को कीले में बंधवा दिया ताकि कटिया हिल नहीं सके। एक कुल्हाड़ी मंगाई। एक व्यक्ति खुद ही भणियाट भी ले आया। भणियाट यानी जिससे पहले बकरे मारे जाते थे। अब कुछ सोचते हुए भौवा जेठ जी बोले, बोल बुआरी, पहले कटिया बचाऊं या डौंकव बचाऊं। दोनों बुआरियों में बहस होने लगी। कुछ सोचते हुए भौवा जेठ जी ने अचानक भड़ियाट उठाया और कटिया की गर्दन काट दी। अब कोशिश करने लगे कि कटी गर्दन डौंकव से बाहर निकल जाए, लेकिन असफल। कटिया का धड़ एक ओर गिरा था कि अचानक कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी का डौंकव भी काट डाला। कटी गर्दन डौंकव से निकल गई। इधर कुछ लोगों ने कटिया का धड़ और सर फेंके और कुछ लोग टूटे हुए डौंकव के टुकड़े फेंकने लगे। लेकिन भौवा जेठ जी के चिंतन पर, बुद्धिमत्ता पर कई बहुएं बहुत ही विश्वास कर रही थी और उन्हें बहुत सम्मान के साथ निहार रही थी। सभी उनके चारों ओर बैठी हुई थी और भौवा जेठ जी अपने निर्णय पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, सफल होने पर आत्ममुक्त दिखाई दे रहे थे। गांव की बहुएं कह रही थी, अरे वो तो आज भौवा जेठ जी घर पर ही थे, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। क्या करते हम। एक और बहू दूर खड़ी संकोच में कुछ सोच रही थी और संकोच के ही साथ आगे आई भौवा जेठ जी से बोली कि जेठ जी, अगर पहले डौंकव काट दिया जाता तो कटिया की जान बच जाती। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जेठ जी बोले, तभी तो मैं कहता हूं कि कौन काम पहले करना चाहिए और कौन काम बाद में करना चाहिए। हमेशा ये बात को हमने सोच ही लेना चाहिए। फिर वो तीसरी बहू संकोच में बोली, हाँ, गलती मेरी भी है। अगर मैं संकोच नहीं करती और पहले ही आपको रोक देती तो शायद ऐसा नहीं होता। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में
उमंगें भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।